First of all, Merry Christmas to all of you. जिंगल बिलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। जैसा कि आप सुन ही सकते हैं कि जुकाम की वजह से मेरी वॉइस की पूंगी बजी हुई है, सो डोंट माइंड, आप लोग बस एपिसोड का मजा लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्हें चैनल की नोटिफिकेशंस नहीं मिलती। तो जिनके भी साथ ये प्रॉब्लम हो रही है वो चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। उसके बाद से चैनल पर आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच जाएंगे। दूसरी बात, माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 से रिलेटेड है। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि चैनल पर सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन कब आएगा। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि चैनल पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। पहला रीजन कॉपीराइट इश्यूज है और दूसरा रीजन ये है कि आपको हर चौथे एक्सप्लेनेशन चैनल पर उसका एक्सप्लेनेशन मिल ही जाएगा। प्लस जल्द ही उसका हिंदी डब भी आने वाला है, सो मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। तीसरी बात ये है कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको चैनल के शेड्यूल के बारे में नहीं पता है। अभी कुछ दिनों पहले ही चैनल का एक शेड्यूल तय कर दिया गया है जो आपके स्क्रीन पर है। अगर कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं रहा तो वीडियो शेड्यूल के हिसाब से ही आएंगी। मैंने आपको अभी जो कुछ भी बताया वो सब मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी टैब पर डालकर सबको इन्फॉर्म कर दिया था, बट क्योंकि ज्यादा लोग उसे नहीं देखते इसलिए मुझे वीडियो में सब बताना पड़ रहा है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग कम्युनिटी टैब को देखा करें ताकि चैनल की किसी भी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रह सके। आगे भी अगर चैनल पर कॉपीराइट या किसी भी इश्यूज की वजह से वीडियो टाइम पर नहीं आ पाई तो उसकी जानकारी भी मैं कम्युनिटी टैब पर ही डालूंगी। सो इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग एक बार कम्युनिटी टैब जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, विद दैट सेड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा कि प्रोफेसर यांग का खोया हुआ लैपटॉप वाइस डीन के पास है और प्रोफेसर यांग अचानक से उनके पास आ धमके हैं। अब आगे। जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। ये अंधा कानून है। लैपटॉप रिवील होने के कुछ समय पहले वाइस डीन कांग जुमैन अपने कैबिन आते हैं और टेबल पर पड़ा लैपटॉप देखकर उन्हें अपनी सीरियस गर्ल कांग सोल बी की याद आती है जो क्लास में लैपटॉप बैन करने की वजह से उनसे बहस कर रही थी। सोल्बी को क्लास में लैपटॉप ना यूज करने से ज्यादा बेहतर अपना नंबर कटवाना लग रहा था, पर एक टीचर के सामने स्टूडेंट की कहाँ ही चलती है। इसीलिए सोल्बी का लैपटॉप भी जब्त हो जाता है और वाइस डीन उसका नंबर भी काट लेते हैं। End of flashback. वो अपने टीए को कॉल करके बोलते हैं, तुमने कांग सोले को मेरे ऑफिस से लैपटॉप ले जाने को नहीं कहा था? टीए बोलते हैं, वो अभी तक लेने नहीं आई, मैंने तो उससे कहा था। तब वो देखते हैं कि ये तो प्रोफेसर यांग का लैपटॉप है। वो बोलते हैं, तुम श्योर हो कि ये लैपटॉप कांग सोल बी का है? टीए बोलते हैं, हाँ मैं श्योर हूँ क्योंकि वो लैपटॉप दे ही नहीं रही थी, मुझे जबरदस्ती उससे छीनना पड़ा था। तभी प्रोफेसर यांग के लैपटॉप पर एक ईमेल आता है जो कोरिया के कॉपीराइट कमीशन का होता है, जिससे पता चलता है कि प्रोफेसर यांग ने एक सीरियस गर्ल कांग सोल बी के खिलाफ प्लेजरिज्म का कंप्लेंट दर्ज करवाया है। प्लेजरिज्म बोले तो दूसरों के कंटेंट को चोरी करना। एनीवे, वो पढ़कर वाइस डीन को पास्ट की बात याद आती है जहाँ प्रोफेसर यांग वाइस डीन और प्रोफेसर सीओ के साथ उसी मैटर पर डिस्कशन कर रहे थे। उसमें पता चलता है कि सोल्बी की वो बुक जिस पर उसे अवार्ड भी मिल चुका है वो प्रोफेसर सीओ के रिसर्च पेपर से कॉपी किया गया है। जी हाँ, जब प्रोफेसर सीओ हार्वर्ड में पढ़ाई करते थे उस दौरान उन्होंने लॉ रिव्यू के लिए कुछ पेपर्स लिखे थे और प्रोफेसर यांग के हिसाब से सोल्बी ने उसी को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंपटीशन में छाप दिया, जिसके बलबूते पर वो जीत भी गई। ओ भैया धोखा। वाइस डीन बोलते हैं, मैं उससे मिलकर क्लियर करता हूँ कि आखिर ये मांजरा क्या है। प्रोफेसर सीओ बोलते हैं, नहीं, पहले मैं उससे बात करूंगा। प्रेजेंट में वाइस डीन यही सब सोच रहे होते हैं कि तभी प्रोफेसर सीओ के मैसेजेस आने लगते हैं जो देखकर वो घबरा जाते हैं। वो पट से लैपी छुपाने लगते हैं, पर उसी दौरान प्रोफेसर यांग वहाँ आ धमकते हैं, बट तब तक वाइस डीन उनके नजरों से उसे छुपाने में कामयाब हो जाते हैं।
दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जिसमें पता चलता है कि प्रोफेसर यांग का लैपटॉप जो चोरी हो गया है वो बिल्कुल नया था और उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो मर्डर केस में प्रोफेसर यांग के खिलाफ यूज हो सके। उसमें सिर्फ सोल्बी के खिलाफ प्लेजरिज्म के रेफरेंसेस थे। वाइस डीन बोलते हैं, तो आपका कहना है कि सोल्बी ने आपका लैपटॉप चुराया क्योंकि आपको शक है कि उसने कॉपी किया है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, उसमें लिखी सारी बातें मेरे दिमाग में भी है, तो लैपटॉप चोरी करने का सिर्फ वही एक रीजन तो नहीं हो सकता। इस पर वाइस डीन कहते हैं, तो आपका कहना है कि जिस वजह से उसने आपका लैपटॉप लिया वो प्रोफेसर सीओ की मौत से जुड़ा है। इधर सोल्बी की माँ इसके रूम धमकी है इसे जबरदस्ती अपने घर ले जाने के लिए। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि इसे क्लमजी से कम नंबर जो आए हैं। दिमाग तेज करने के लिए इसकी माँ ने इसे एक टॉनिक दे रखा है जिसे हर रोज पीना है, पर बीते 3 दिनों से इसने वो नहीं पिया है, इसीलिए वो उस पर भड़कने लगती है, ये बोलते हुए कि इसी वजह से तुम्हें वो कॉमा नहीं दिखा। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अक्ल है? गुस्से में सोल्बी वहाँ पड़ा सारा टॉनिक पीने लगती है। सोले से रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानती। सारा टॉनिक पीने के बाद वो माँ से बोलती है, अब आप खुश है ना? मैं यहीं रुक रही हूँ, कहीं नहीं जा रही। इस पर कुछ प्राइवेट बात करने का बोलकर माँ क्लमजी को बाहर भेज देती है और सोल्बी पर चिल्लाने लगती है, जिसमें पता चलता है कि सोल्बी को सोल ए की जगह सोल बी का टैग मिलने पर माँ को खुन्नस है, न कि सोल्बी को। इन्हें तो इस बात से भी प्रॉब्लम है कि क्लमजी इनकी बेटी के साथ रूम शेयर करती है। इतने चिल्लाने के बाद भी जब सोल्बी साथ में जाने के लिए नहीं मानती है तो अपनी बात मनवाने के लिए वो सुसाइड करने की कोशिश करने लगती है, जिसे रोकने के लिए सोल्बी को साथ में जाने के लिए मानना ही पड़ता है। मतलब हर तरीके की पागल साइको है यार ये तो। कोई मेंटल हॉस्पिटल भेजो यार इसे। Yes, exactly. अभी रूम से निकाली गई अपनी क्लमजी ऐवे ही इधर उधर मंडरा रही होती है कि तभी मेकअप की दुकान ये सियोल कहीं से भाग कर आती हुई नजर आती है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, पर फिर भी वो सोले को कुछ नहीं बताती है और खुद को अपने रूम में लॉक कर लेती है। परेशान सोले जब उसका हाल पूछने लगती है तो वो बस इतना बोलती है कि आज मैंने बहुत पी ली है इसलिए हालत थोड़ी पतली है। उधर प्रोफेसर यांग पूछते हैं, आप कांगसोल बी से मिले? वाइस डीन बोलते हैं, अभी तक नहीं, पहले प्रोफेसर सीओ से मिलने वाले थे, उसके बाद में उससे डील करने वाला था, पर फिलहाल उनके मर्डर की वजह से प्रेसिडेंट साहब और डीन साहिबा लॉ स्कूल के रेपुटेशन को लेकर बहुत कंसर्न है। इस केस में अगर प्लेजरिज्म की भी कंट्रोवर्सी हो गई तो हंगामा हो जाएगा। एक बार हम इसके रेपुटेशन को रिस्टोर कर लें तब उस पर ध्यान देंगे, पर अपने यांग ग्रेड्स कहाँ मानने वाले हैं। ये बोलते हैं, आप स्कूल के रेपुटेशन को रिस्टोर करने पर ध्यान दीजिए और मैं प्लेजरिज्म को देखता हूँ। इतना कहकर वाइस डीन की बातों को इग्नोर करते हुए वो स्वैग से वहाँ से निकल लेते हैं। इधर दोनों माँ बेटी घर जाते हुए बातें कर रहे होते हैं, जिसमें माँ बोलती है, कॉपीराइट के बारे में कौन कंप्लेन करेगा, सियो ब्योकजू तो ऑलरेडी मर चुका है। सोल्बी बोलती है, प्रोफेसर यांग को इस बारे में पता है। माँ बोलती है, खूनी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। सोल्बी बोलती है, प्रोफेसर यांग ने खून नहीं किया है क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था वहाँ पर शुगर का पैकेट था और मर्डर वाले दिन सोल्बी ने वो देखा था। ये सुनकर माँ का दिमाग खराब। उसके बाद घर में परेशान माँ अपने हस्बैंड को कॉल करते हुए सोल्बी का फोन चेक कर रही होती है, जो अभी अपने कमरे में नहा रही है। माँ घबराते हुए अपने पति से कहने लगती है, हमारी बेटी ने शुगर का पैकेट देखा था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने पुलिस से झूठ क्यों बोला। और बस इतना ही नहीं, मैंने उसका फोन चेक किया, उसमें मिथ का डोज वो कहाँ मिलता है, मिथ कंज्यूम करने के कितने देर बाद इंसान की मौत हो जाती है, ये सारी चीजें सर्च की गई है। उसने ये सब क्यों सर्च किया होगा? कहीं हमारी बेटी तो नहीं, वो नहीं हो सकती है ना। उनकी बातें सुनकर उनके हस्बैंड कुछ बोलते हैं, जो सुनकर माँ गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, ये उसे साइकेट्रिस्ट के पास ना ले जाने की वजह से नहीं है। ऊपर सोल्बी नहाने के साथ ड्रिंक करते हुए उसी समय के बारे में सोच रही होती है जब अपना जब्त लैपटॉप वाइस डीन के पास लेने के लिए वो उनके ऑफिस गई थी। डोर लॉक था क्योंकि वाइस डीन मीटिंग में गए थे। किसी को आसपास ना पाकर उसने उनका पासवर्ड डाला और दरवाजा खोलकर अपना लैपटॉप लेने के लिए अंदर चली आई, पर तब उसे पता चला कि ये इसका लैपटॉप तो है ही नहीं, प्रोफेसर यांग का है। तभी वाइस डीन डिटेक्टिव ओ को लेकर अंदर आने लगे, जो सुनकर सोल्बी छिप गई और चुपके से वहाँ से निकलकर भाग गई। तभी उसके कान में डिटेक्टिव जुंग की आवाज पड़ी, जो उधर से गुजरते हुए फोन पर बात कर रहे थे कि प्रोफेसर यांग का लैपटॉप हांजुन के लॉकर या उसके रूम में नहीं मिला। प्रोफेसर यांग ने कहा था कि जिसने भी वो लैपटॉप लिया है वो खूनी हो सकता है। ये सुनकर सोल्बी का दिमाग खराब कि असली खूनी कहीं वाइस डीन तो नहीं है। प्रेजेंट में यही सब सोचकर वो अब भी परेशान है।
उधर अपना सीरियस गाय जीहू प्रोफेसर सीओ का लॉ रिव्यू ही पढ़ रहा होता है, जो पढ़कर इसे भी पता चल चुका है कि सोल्बी ने कॉपी किया है। अब इसे अच्छे से समझ आ रहा है कि उस दिन सोल्बी ने वो बुक पढ़ने क्यों नहीं दिया था। तभी अपना एरोगेंट बाबा वहाँ नहा कर आता है और मुस्कुराते हुए हेयर ड्रायर लेकर उसके पास जाकर बोलता है, मेरे बाल सुखाओ, इसे तुम अपनी माफी के लिए यूज कर सकते हो। जीहू बोलता है, मेरे पास शक करने के रीजंस थे, और उसके बाल सुखाने लगता है। हांजुन बोलता है, फिर भी तुम्हें बुरा तो लग ही रहा है ना, अब सॉरी बोल भी दो। बट सॉरी एक ऐसा वर्ड है जो सीरियस लोग इतनी आसानी से नहीं बोल पाते, इसीलिए जीहू भी नहीं बोल पा रहा। गरम। ओह सॉरी। इसमें ठंडी हवा है। देखा, माफी मांगना इतना भी मुश्किल नहीं। फिर वो खुद ही अपना बाल सुखाते हुए बोलता है, प्रोफेसर यांग ने जो शुगर पैकेट के बारे में बोला था, तुमने वो क्राइम सीन पर नहीं देखा था, है ना? जीहू बोलता है, नहीं, क्यों? हांजुन बोलता है, नहीं, बस अगर कोई टेस्टिफाई कर पाता कि वहाँ पर शुगर पैकेट था तो प्रोफेसर यांग को हेल्प मिलती, और कुछ नहीं। अगले दिन अपनी क्लमजी किसी केस पर अपना माथा खपा रही होती है कि तभी एरोगेंट बाबा उसे टोकता है। धूर यार, तुम हो, इतनी देर कहाँ लगा दी? हांजुन बोलता है, अगर तुम ऑटोप्सी में हुए धांधली का इतने अच्छे से पता लगा सकती हो तो पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? सोले बोलती है, अच्छा वो, अरे मैंने तो बस औंधे पौंधे अनुमान लगाए थे, मुझे बस लकी समझ लो। असल काम तो हमारे बुड्ढे ने किया था जिसकी इतनी ऊंची पहुंच है। वैसे तुम्हारी आंटी का क्या? हांजुन बोलता है, उन्हें अपने क्राइम की सजा मिलेगी। वैसे तुम क्या कर रही हो? क्लमजी उसे बताती है कि बैड फार्मा नाम का एक वेबसाइट है जो उन पेरेंट्स को एक्सपोज करता है जो डाइवोर्स हो जाने के बाद चाइल्ड सपोर्ट नहीं देते, और वेबसाइट के ऑपरेटर पर लाइबल यानी कि डिफेमेशन का आरोप लगाया गया है। उसका रोंदू सा चेहरा देखकर हांजुन बोलता है, पर तुम रोंदू सा चेहरा क्यों बना रही हो? क्लमजी बोलती है, तुम्हें तो पता ही है, मेरे बहुत से पेपर्स पेंडिंग पड़े हैं और बहुत सी पढ़ाई करनी है। हांजुन बोलता है, और फिर भी इस क्लमजी सोले का दयालु सा दिल इस केस को मना नहीं कर पाया, है ना? फिर लैपटॉप उसके हाथ से लेते हुए बोलता है, लीगल क्लिनिक ज्वाइन करने के बजाय तुम सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान क्यों नहीं देती? मैं देख सकता हूँ। फिर वो बोलता है, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, फिर तुमने जो मेरी मदद की है उसका हिसाब बराबर। क्लमजी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें प्रोफेसर यांग को बेगुनाह साबित करना है। तभी दोनों के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और पता चलता है कि सीरियस गर्ल कांगसोल बी ने इनका स्टडी ग्रुप छोड़ दिया है। तभी प्रोफेसर किम वहाँ आती है और निर्दोष वापस लौटने के लिए हांजुन का स्वागत करती है। फिर तीनों मिलकर बैड फार्मा वाले केस पर डिस्कशन करने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर किम स्कूल में एक लीगल क्लिनिक चलाती है जिसमें वो लोगों को एडवाइस देती है, और अपनी क्लमजी ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया है और इनसे एडवाइजर का काम सीखती है। ओके, बहुत हुई डिटेलिंग, अब एपिसोड पर आते हैं। उधर सोल्बी की माँ उसे क्लास कराने के लिए कॉलेज लेकर आती है, जहाँ पता चलता है कि सोल्बी ने अपनी माँ के कहने पर स्टडी ग्रुप छोड़ा है, क्योंकि माँ के अकॉर्डिंग स्टडी ग्रुप बेकार है और वो अपनी बेटी को प्राइवेट ट्यूटर से पढ़वाना चाहती है। सोल्बी फिर से अपने हॉस्टल रूम में रहने का पूछती है, पर माँ मना कर देती है, जिसके बाद वो अपनी माँ की बातों को इग्नोर करते हुए क्लास के लिए चली जाती है। क्लास के बाद जीहू उसके पास आता है और प्लेजरिज्म को लेकर उसे कन्फ्रंट करता है। दूसरी तरफ सोल्बी की माँ भी प्रोफेसर यांग के पास पहुँचती है और बोलती है, मैं चाहती ही थी कि आपसे मिलूं, मैंने ही आपका कॉल उठाया था। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, मैंने वाइस डीन से सुना कि आप अपनी बच्ची की मार्क्स की वजह से डीन से मिली थी। इस पर इस पागल औरत का यहाँ पर भी वही सब भाषण शुरू हो जाता है जो इसने डीन साहिबा के सामने दिया था, और प्रोफेसर यांग को इंसल्ट करने के लिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा जली कड़वी बातें भी बोलती है। पर अपने यांग क्रेड्स को इसके भौंकने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ये इसकी बातों को इग्नोर करते हुए सोल्बी की प्लेजरिज्म के बारे में बात करने लगते हैं। इस पर वो उन्हें सोल्बी के सर्टिफिकेट्स दिखाने लगती है, जिसमें पता चलता है कि अपनी सीरियस गर्ल बचपन में बहुत ही टैलेंटेड थी। वो बहुत से डिबेट्स एंड कॉम्पिटिशंस जीत चुकी है, और इसी बात के बलबूते पर ये दोनों माँ बेटी इन दोनों को ये बताने लगती है कि जब प्रोफेसर सीओ वो रिव्यू पेपर लिख रहे थे तब सोल्बी मिडिल स्कूल में पढ़ती थी और उसने भी प्रोफेसर सीओ की रिसर्च में उनकी हेल्प की थी। पर जब लॉ रिव्यू पब्लिश हुआ तो उन्होंने उसका नाम कहीं दिया ही नहीं। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, तो आप कहना चाहती है कि प्रोफेसर सीओ ने उसका फायदा उठाया? माँ बोलती है, उन्होंने कहा था कि वो उस पेपर को कंप्लीट नहीं करेंगे, तो हमें भी लगा कि उस रिव्यू की कहानी वही खत्म। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि उन्होंने बिना बताए ही वो पेपर पब्लिश कर दिया है। उन्होंने एक हाई स्कूल स्टूडेंट को पूरा मामू बनाया। दूसरी तरफ सोल्बी भी जीहू को बताती है कि बाद में जब कॉन्टेस्ट हुआ तो मैंने उतना ही लिखकर सबमिट किया था जितना मैंने रिसर्च किया था।
पर दोनों ही प्रोफेसर और स्टूडेंट के लिए ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि वो रिसर्च पेपर एक मिडिल स्कूल की स्टूडेंट ने लिखा था, जो ऑब्वियस भी है, मिडिल स्कूल में कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। इसका जस्टिफिकेशन देते हुए सोल्बी की माँ बोलती है उसके पिता के साइड के सभी लोग लॉ से जुड़े हैं, हमारा घर लॉ के बुक से भरा पड़ा है, बचपन से ही मेरी सोल उनसे खेलती आई है, वो तो नेशनल एंथम से भी ज्यादा अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को जानती है, इसीलिए उसके लिए मिडिल स्कूल में वो सब लिखना कोई बड़ी बात नहीं। पर दोनों ही प्रोफेसर स्टूडेंट को इस बात पर विश्वास नहीं। सोल्बी बोलती है तुम विश्वास करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जाते जाते बोलती है वैसे तुम तो बहुत डिसअपॉइंट हुए होगे ना, तुम चाहते थे कि हांजुन चला जाए पर ऐसा नहीं हुआ। तभी पीछे से आवाज आती है, ऐसा नहीं है, ये तो इतना खुश था कि मेरे बाल भी सुखाए। सोल्बी बोलती है फिर तो अच्छी बात है और जाने लगती है। तभी हांजुन बोलता है तुमने मिडिल स्कूल में एक पेपर लिखा था ना, तुम्हारी काबिलियत पर मुझे विश्वास है, तुम इतनी काबिल हो कि मिडिल स्कूल में वैसा पेपर लिख सकती हो। मेरे अंकल ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सोल्बी उसका कुछ जवाब दिए बिना ही चली जाती है। वो सीधे प्रोफेसर यांग के सामने पहुँचती है, जो कानून की देवी के सामने खड़े होते हैं। प्रोफेसर यांग बोलते हैं मैं तुम्हारे साइड की स्टोरी सुनना चाहता हूँ। जब तुम मिडिल स्कूल में थी तब क्या प्रोफेसर सियो ने तुम्हारे साथ मिलकर पेपर तैयार किया था और फिर बाद में सिर्फ अपने ही नाम से पब्लिश कर दिया? सोल्बी बोलती है हाँ, अगर मुझे पता होता कि उन्होंने ऑलरेडी वो पेपर पब्लिश कर दिया है तो मैं कॉन्टेस्ट के लिए उसे कभी देती ही नहीं। प्रोफेसर यांग बोलते हैं मैंने सुना कि तुम प्रोफेसर सियो से मिली थी। पास्ट में जब सोल्बी प्रोफेसर सियो से मिलने गई थी तो उसके साथ उसकी माँ भी गई थी, जिन्हें देखकर वो हैरान हो गए थे। सोल्बी बोलती है हाँ, मैं अपनी माँ के साथ गई थी। मेरे ही रिसर्च पेपर के लिए मुझ पर ही प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा था, इस बात से माँ बहुत गुस्सा थी। इस पर प्रोफेसर यांग बोलते हैं तुम्हारी माँ के अनुसार सियो ने तुमसे माफी मांगी थी, है ना? ये सुनकर सोल्बी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बोलती है क्या इस बार शक की सुई मुझ पर है? उसके बाद वो धमकते हुए किसी के पास जाती है और बोलती है मुझे आपसे एक सवाल करना है पापा। एंड गेस व्हाट? कांग सोल्बी के पापा कोई और नहीं बल्कि वाइस डीन कांगजुमैन है। क्या बोला तूने? कांग सोल्बी के पापा कोई और नहीं बल्कि वाइस डीन कांगजुमैन है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दोनों ने सबसे ये बात सीक्रेट रखी है ताकि फालतू में लोगों का अटेंशन न ग्रैब कर ले। सोल्बी के पूरे परिवार में एक सिर्फ वाइस डीन ही है जो जुडिशियल एग्जाम पास करके जज नहीं बन पाए और इसकी माँ को इसी बात का बहुत खुन्नस है। ये भी एक वजह है कि वो अपनी बेटी के मार्क्स एंड ऑल को लेकर इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी बेटी को कानून के ऊंचे ओहदे पर देखना चाहती है, ना कि उसके पिता की तरह जो इनकी नजर में यूनिवर्सिटी के एक महज प्रोफेसर है। खैर, अब कहानी पर आते हैं। सोल्बी बोलती है जब प्रोफेसर सियो की मौत हुई तब आप मेरे साथ थे। अब कहानी फिर से उसी मोमेंट पर आती है जब वाइस डीन ने कहा था तो आपका कहना है कि जिस वजह से उसने आपका लैपटॉप लिया वो प्रोफेसर सियो की मौत से जुड़ा है। फिर उन्होंने कहा अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत है, क्योंकि जब मर्डर हुआ तो वो मेरे साथ थी। मना करने के बावजूद भी उसने क्लास में लैपटॉप यूज किया था, इसीलिए मैंने उस वक्त उसे अपने पास बुलाया था बात करने के लिए। बट इन रियलिटी ऐसा तो कुछ था ही नहीं। वाइस डीन ने साफ साफ झूठ बोला था। इवन पुलिस को भी उन्होंने यही बयान दिया था। इसीलिए सोल्बी इनसे जवाब लेने आई है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। वाइस डीन अपनी जेब से शुगर का पैकेट निकालकर अपनी कॉफी में मिलाने लगते हैं। एंड एज यू कैन सी ये पैकेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रोफेसर सियो के मौत वाले दिन अपने यंग क्रेट्स ने देखा था। अब मेरा दिमाग सच में फ्राई हो रहा है यार, असली खूनी है कौन? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। उस पैकेट को दिखाते हुए वो सोल्बी से पूछते हैं तुमने पुलिस को क्यों नहीं कुछ बताया? तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुमने वो पैकेट देखा था। इस पर सोल्बी बोलती है और आपका क्या, आपने कुछ क्यों नहीं बोला? आप चाहते थे ना कि सारा शक प्रोफेसर यांग पर। वाइस डीन उसकी बात को काटते हुए बोलते हैं अब बस करो, हम इस बारे में घर पर बात करेंगे, और रैपर फेंकने लगते हैं। पर सोल्बी उनसे वो रैपर छीन लेती है ये बोलकर कि अगर प्रोफेसर यांग ने देख लिया तो। फिर उसे मचोर कर अपने पैकेट में रखते हुए बोलती है अब से इसे स्कूल में लेकर मत आइएगा, इससे उनका शक और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा। वैसे क्या आपने उनके लैपटॉप को ठिकाने लगाया था? उधर प्रोफेसर यांग पजल पीस लिए अपने ख्याल में डूबे होते हैं। तभी प्रोफेसर किम वहाँ आती है और उनका हाल पूछती है। वो बोलते हैं मैं लेक्चर भी नहीं दे सकता, कैसे ठीक हो सकता हूँ? इस पर वो उन्हें चिढ़ाते हुए बोलती है तो क्या मैं प्रेसिडेंट के पास जाकर तुम्हारे लिए झगड़ा करूँ?
वो उन्हें एक केस फाइल देती है और प्रोफेसर यांग उन्हें प्रोफेसर सीओ का लॉ रिव्यू और सोल्बी का बुक थमाकर उसे कंपेयर करने का काम दे देते हैं और खुद प्रोफेसर किम के दिए केस फाइल पर काम करने चले जाते हैं। इधर सोल्बी देखती है कि एरोगेंट बाबा ने उसे फिर से स्टडी ग्रुप में ऐड कर लिया है, पर वो फिर से एग्जिट हो जाती है। अपना एरोगेंट बाबा जो कुछ ही दूरी पर खड़ा उसी की हरकतें देख रहा है, उसे कॉल करता है और उसी की स्पीड में चलता हुआ उससे पूछता है, तुम सच में हमें छोड़ रही हो? तो अब से तुम क्या करोगी? सोल्बी बोलती है प्राइवेट ट्यूटर और फोन काट देती है। फिर चोरी छुपे अपने पैकेट से वो रैपर निकालकर डस्टबिन में डालकर वहाँ से निकल लेती है। उधर एमएलए को इस बार स्कूल के प्रेसिडेंट पर चिल्ला रहे हैं कि प्रोफेसर यांग को उनके पोजीशन से हटाने से कुछ नहीं होगा, उसे स्कूल से निकालो, पूरे स्कूल का नाम खराब कर दिया है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तभी प्रेसिडेंट की असिस्टेंट का फोन आता है जो उन्हें इन्फॉर्म करती है कि प्रोफेसर यांग आपसे मिलना चाहते हैं, पर प्रेसिडेंट उनसे बाद में बात करने का बोलकर कॉल काट देते हैं। उसके बाद जब प्रेसिडेंट प्रोफेसर यांग को मिलने बुलाते हैं तो रास्ते में वो एमएलए से टकरा जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को कुछ बोले बिना ही अपने रास्ते जाने लगते हैं। तभी एमएलए बोलते हैं, लॉ स्कूल का मर्डरर। हाँ, कितना घमंडी है, तुम मुझे नमस्ते भी नहीं कर सकते। इस पर प्रोफेसर यांग बोलते हैं, क्या आप अपने जिगरी दोस्त के खूनी का नमस्ते चाहते हैं? एमएलए बोलते हैं, सही कहा, मुझे अपने जिगरी दोस्त से आखिरी अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला। भले ही खून करने के बाद भी तुम जेल से छूट गए, पर लॉ स्कूल में चिपके रहने का सपना मत देखना, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। इस पर प्रोफेसर यांग अपना गला सहलाते हुए दर्द की एक्टिंग करते हुए बोलते हैं, अगर आप इस वजह से यहाँ आए हैं तो आपका आना बेकार है। रूल्स के अकॉर्डिंग मैं अपने पोजीशन से हटना एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। लड़ने के लिए कानून के अंदर जो कुछ भी है मैं वो सब करूँगा। इस पर एमएलए भड़क जाते हैं, पर अपने यंग ग्रेड्स को इनके भौंकने का क्या ही फर्क पड़ता है। उल्टा ये तो अपने हाजिर जवाब से इन्हें और भी भड़काने लगते हैं। एमएलए अपना गुस्सा शांत करते हुए बोलते हैं, हम भी देखते हैं कि और कितने दिनों तक तुम अपने चौड़ में रहते हो, और जाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर यांग बोलते हैं, आपको क्या लगता है जिस दिन वो मरा उस दिन मैं फ्लाइट क्यों लेना चाहता था? ये सुनकर एमएलए उनकी ओर मुड़ते हैं। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, मैं कांगदान की तलाश कर रहा हूँ, अभी के लिए आपका बस इतना ही जानना काफी है। इतना कहकर वो चले जाते हैं और एमएलए वहीं हैरान खड़े रह जाते हैं। और यहीं पर एपिसोड का ये पार्ट खत्म। आपको क्या लगता है, क्या है कांगदान की गुत्थी और इस कहानी में इसका रोल क्या है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो सोच से भी बाहर है, या फिर मामला सोच के सोच से भी पार है? और कौन है प्रोफेसर सीओ का असली कातिल? इस एपिसोड ने तो नई ही कहानी सामने रख दी है जिसने स्टोरी का रुख ही बदल दिया है। अब आगे क्या होगा देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ड्रामा एक्सपो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। ओके देन, अब मिलती हूँ मैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।